Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello team, warm welcome to everyone to Tutelage Academy. Today we are going to discuss previous year question paper of IBPS for the post of specialist officer for the domain HR, and this question paper is of the year 2019. So this question paper consists of 60 MCQs from HR domain, and we have already discussed some 30 MCQs in part 1. So we will be discussing next 30 MCQs today, right? So I hope it's clear. Let's jump to question number 31. Kindly note your timing and negative marking, that the total time for the test will be 45 minutes for 60 MCQs, and 1/4 mark will be deducted for incorrect answer. Okay, yeah, so I will jump straight to question number 31. Which of the following is an important feature of autonomous working group? Autonomous working group का कौन सा important feature है? That you have to tell. The group reports directly to the senior management by passing their immediate bosses. The creation of teams which have a high level of autonomy and control over their immediate working environment. Bringing together of various individuals who have a common interest in solving certain problems. A group of experts brought into research for new ways of producing a product. None of the above. क्या लगता है? Autonomous working group. अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसे पढ़कर क्या समझते हैं, है ना? इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है? इस फ्रेज का मीनिंग क्या हो सकता है? Autonomous working group, है ना? Those who know the answer they can comment, है ना? आप कमेंट कर सकते हैं. जो बच्चे लाइव है वो भी कमेंट कर सकते हैं. मैं उनके आंसर्स को चेक करूंगी. ट्राई कीजिए, है ना? ट्राई कीजिए. आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए? ऑटोनोमस वर्किंग ग्रुप वो होते हैं जो कोई टीम है वो इंडिपेंडेंटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है. उनके पास हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी है ना? उनके पास हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी है. उनके पास हाई लेवल ऑफ फ्रीडम है कि वे कोई सा भी तरीका चूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना? एंड दे हैव कंट्रोल ओवर देयर इमीडिएट वर्किंग एनवायरनमेंट, है ना? यही है ऑटोनॉमी का मतलब. ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि उनका जो इमीडिएट वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके ऊपर उनका कंट्रोल है ना? दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन. दे कैन डिसाइड ऑन देयरसेल्फ दैट व्हिच वे दे वांट टू टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ऑटोनोमस वर्किंग ग्रुप का प्रॉपर आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, द क्रिएशन ऑफ टीम्स व्हिच हैव अ हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ओवर देयर इमीडिएट वर्किंग एनवायरनमेंट. ओके, यस. क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डिमांड फॉर लेबर राइजेस? डिमांड फॉर लेबर कब कब बढ़ता है? वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज आंसर. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हर क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज आप 30 सेकंड्स ही दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए किसी भी क्वेश्चन के लिए. Which of the following conditions demand for labor rises? When there is increase in demand for goods and services, decrease in demand for goods and services, increase in population, decrease in death rate, all of the above. Decrease in death rate से कोई मतलब नहीं है. Increase in population से क्या होगा? Supply of labor rise होगा, है ना? There are more kind of labor available in the market. आपकी फर्म के अंदर की डिमांड से मतलब नहीं है, सप्लाई ज्यादा अवेलेबल होगा. करेक्ट. डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. अगर डिक्रीज हो जाएगा डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज तो आपको अपने फर्म में लेबर की आवश्यकता कम पड़ेगी. तो इनफैक्ट यहाँ पे जो डिमांड है लेबर का वो कम हो जाएगा, है ना? इट विल नॉट राइज, इट विल फर्दर रिड्यूस. अगर इंक्रीज होगा, है ना, ये हमने इनडायरेक्ट डिमांड है ये लेबर का, कि अगर आपके गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है तो यू विल नीड टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, तो यू विल बी नीडिंग मोर लेबर इन योर फर्म. सो पॉइंट नंबर 1 विल बी द आंसर. करेक्ट, ठीक है? ओके. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कौन सा इसमें कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ ट्रेनिंग नहीं है? कौन सा इसमें डेफिनेटली कॉमन यूज मेथड ऑफ ट्रेनिंग नहीं है? पता चल रहा है देख के ही. रिग्रेशन कॉमनली यूज मेथड ऑफ ट्रेनिंग नहीं है ना? रिग्रेशन हमारा एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को बताता है कि किस तरीके से दोनों रिलेटेड है. बिल्कुल भी ट्रेनिंग का मेथड नहीं. तो डेफिनेटली जहां पे बी होगा हमारा आंसर उसमें से कोई एक होगा, है ना? तो यहाँ पे ABF है, BDF है. F क्या है? परसुएशन. परसुएशन में ट्रेनिंग का कोई मेथड नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग का एक मेथड है ना? तो B and F will be our answer definitely. A और D है. Now we have to see what are there in A and D.
ए में बजिंग है और डी में रैशनलाइजेशन. तो which of the following in A and D is not a method of training? देखिए, रैशनलाइजेशन तो पक्का ही ट्रेनिंग का मेथड नहीं है. रैशनलाइजेशन है क्या, है ना? रैशनलाइजेशन कोई भी ट्रेनिंग का मेथड नहीं होता है. बजिंग सेशन कैन बी. बजिंग सेशन में क्या होता है? बजिंग सेशन जैसा कि बज इज व्हाट, अ काइंड ऑफ नॉइज. बज इज व्हाट, अ काइंड ऑफ नॉइज. तो बजिंग सेशन में क्या होता है कि कोई एक टॉपिक होता है, सपोज उसमें कुछ डिस्कशन करना है, तो देयर आर सो मेनी पीपल, दे आर डिस्कसिंग on that topic and they are kind of some, the discussion is so much that there is kind of some noise. और इसमें इसका एक एडवांटेज ये है कि जो लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन जनरल, उनको भी यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके से इंसेंटिव मिलता है, एक तरीके से एक एनवायरमेंट मिलता है कि वो भी पार्टिसिपेट करें, बिकॉज एवरीवन इज देयर टॉकिंग अबाउट व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट इज देयर ओपिनियन, है ना? तो बजिंग भी एक तरह का ट्रेनिंग मेथड कहा जाता है, जिसमें आपको जीडी या फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए एनकरेज किया जाता है, बट रैशनलाइजेशन नहीं होगा. सो आवर आंसर विल बी BDF. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. द एम्प्लॉइज हु रिफ्लेक्ट अ कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव टू एम्प्लॉय रिलेशंस आर जनरली. देखिए, है ना, आपको नोट्स मिल जाते हैं और या फिर आपके पास बुक्स है, आप उससे आप सॉल्व कर रहे हो, बहुत उससे आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना एप्लीकेबिलिटी वाले, तो उसमें आपको जो भी आपने कॉन्सेप्ट समझा है उसे अप्लाई करना पड़ता है ना? द एम्प्लॉयर्स रिफ्लेक्ट अ कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव टू एम्प्लॉय रिलेशन. वो एम्प्लॉयर जो कि जिनका पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय रिलेशन पे कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव नहीं है, एडवांस्ड नहीं है, मॉडर्न नहीं है, कंजर्वेटिव है, तो वो क्या करेंगे? दे adopt with diverse people, they are hostile to trade union, they are seeking agreement with single trade union, all of the above, none of the above. एम्प्लॉयर जिनका पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय रिलेशन पे कंजर्वेटिव है. कंजर्वेटिव है मतलब मॉडर्न नहीं है ना? तो वो उनके साथ एक प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते. एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के साथ बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव या फिर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते. कंजर्वेटिव में क्या होता है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा कैपिटलिस्टिक होता है ना? और ये इनको ये लेबर, दे आर लाइक कैपिटलिस्ट, दे आर लाइक लेबर, है ना? तो बहुत प्रोग्रेसिव कोऑपरेटिव नहीं होता. तो दे इनफैक्ट जो एम्प्लॉयर होते हैं वो दे आर हॉस्टाइल टू ट्रेड यूनियन. एनीथिंग विच इज देयर टू एजुकेट एम्प्लॉय, एनीथिंग विच इज देयर for the welfare of employee, anything which is there for the development of employee, है ना? they will not be supporting that, है ना? तो उनको लगेगा एम्प्लॉयर के भाई लेबर का काम है कि आओ काम करो जाओ, है ना? लाइक दैट. they will be hostile to trade union, they will not adopt with diverse people, they will not seek agreement with single trade union, they will in fact they will be hostile to trade union. okay, 34 का आंसर 2 होगा. 35. With which of the following learnings cognitive, affective and physical energies are associated with the environment? With which of the following learnings cognitive, affective and physical. देखिए, एसिलेटेड लर्निंग क्या होता है? एसिलेटेड लर्निंग में आपका जो भी कोर्स होता है ना उसे कम टाइम में खत्म कर दिया जाता है, ज्यादा टाइम आपको उसमें डिवोट करना पड़ता है. सपोज कोई 6 months का कोर्स है, दैट इज कंप्लीटेड इन 4 months एंड यू आर गिविंग मोर टाइम देयर, you are putting more of your energy there, है ना? तो वो 4 months में कंप्लीट हो रहा है. इट्स लाइक दैट, somewhat like that is accelerated learning. तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है. The answer will be traditional learning. ट्रेडिशनल लर्निंग जो होती है जिसमें कि जो कि ट्रेडिशनल लर्निंग in fact has bypassed the test of time, है ना? अभी भी जो टीचर हो, क्लासरूम हो और वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर पढ़ा रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट टाइप ऑफ मेथड, जिसमें आपको कॉग्निटिव, अफेक्टिव और फिजिकल एनर्जी सारे एसोसिएट होते हैं. फिजिकल एनर्जी में जो हमारे लैब्स हो गए या फिर जो डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक होती है, वहां पर आपके फिजिकल एनर्जीज इंटरेक्ट करते हैं, बाकी कॉग्निटिव इफेक्टिव क्लासरूम सेटिंग में. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस? Transactional analysis is a method for determining how people interact in different ego state. Okay. It is any behavior that implies recognition of another presence. It describes a problem in terms of behavior, consequences, and feelings. It is a method of passively ignoring conflict rather than resolving it. क्या लगता है? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस किसने दिया था? एरिक बर्न ने दिया था. कब दिया था? 1958. अराउंड 1958 उन्होंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया था.
और उन्होंने 3 ईगो स्टेट के बारे में क्या इंटरेक्शन के बारे में बताया था, पेरेंट स्टेट, चाइल्ड स्टेट एंड एडल्ट स्टेट। तो डिफरेंट ईगो स्टेट में लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया था। पॉइंट नंबर 1, नेगेटिविटी कम्स थ्रू द ईगो स्टेट। कौन से ईगो स्टेट से नेगेटिविटी आती है? नेगेटिविटी कौन से ईगो स्टेट से आती है? इनफैक्ट ये जो ईगो स्टेट मैंने आपको बताया ना, पेरेंट, चाइल्ड और एडल्ट, ठीक है। तो थोड़ा डिवीजन है। पेरेंट जो है वो 2 तरह के होते हैं, क्रिटिकल पेरेंट और सिंपैथेटिक पेरेंट। सिंपैथेटिक या सपोर्टिव भी कह सकते हैं। किसी बुक में आपको सिंपैथेटिक मिलेगा, कहीं सपोर्टिव, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो चाइल्ड का भी बात है, तो चाइल्ड में एक नेचुरल, कहीं पे आपको फ्री चाइल्ड मिलेगा या नेचुरल चाइल्ड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और एक है एडेप्टेड चाइल्ड, ठीक है। तो जो क्रिटिकल पेरेंट होते हैं ना, क्रिटिकल पेरेंट थोड़े डिमांडिंग होते हैं, थोड़े डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ज्यादा डिसअप्रूव करते हैं, बहुत ज्यादा मना करते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्डर देते हैं, दे आर वेरी एडवाइजिंग रिस्पॉन्स उनका बहुत ज्यादा रहता है। और सिंपैथेटिक या सपोर्टिव पेरेंट क्या होते हैं, उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी ज्यादा रीअश्योरिंग होता है, नर्चरिंग रिस्पॉन्स होता है, वो बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं एंड वो परमिट करते हैं आपको सारी चीजें करो, जितनी बदमाशियां करनी करो, देख लेंगे ना, लाइक दैट ना। तो वो होता है एक क्रिटिकल और एक सिंपैथेटिक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में है सपोर्टिव पेरेंट, तो ये तो पक्का नहीं होगा, इनसे नेगेटिविटी नहीं आ रही, या तो एडेप्टेड चाइल्ड या तो ओबीडियंट चाइल्ड, है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा इनफैक्ट एडेप्टेड चाइल्ड होना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल या फ्री चाइल्ड होता है ना, वो बहुत क्यूरियस होता है, फन लविंग होता है, बहुत ज्यादा इम्पल्सिवनेस नेचर शो करता है, एक सिंपल हंसता खेलता बच्चा। जो एडेप्टेड चाइल्ड होता है ना, वो थोड़ा रिबेलियस हो जाता है, एंगर, फियर, एंजाइटी, ये सारी चीजें उसमें दिखने लग जाती हैं, और बहुत ज्यादा गुस्सा करना एंड टेम्पर बहुत चेंज होना, वो होता है एडेप्टेड चाइल्ड में। तो यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिविटी का एडेप्टेड चाइल्ड होना चाहिए, ओके। या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। अ न्यू आर्बिट्रेटर मे बी अपॉइंटेड। न्यू आर्बिट्रेटर हम कब अपॉइंट करेंगे? इफ द अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर नेग्लेक्ट हिज ड्यूटीज, if the party appointing the earlier one refuses his proceeding, once appointed arbitration cannot be changed। देखिए, न्यू आर्बिट्रेटर सिंपल केसेस में तब हम अपॉइंट करेंगे अगर वो अपने ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करता है, या तो वो इल है, प्रेजेंट नहीं है, या तो उसकी डेथ हो गई है, या फिर वो अपने प्रोसीडिंग को ठीक से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो कुछ भी ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे वो अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा, इज वेरी मच एब्सेंट और लाइक दैट, तो न्यू आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और arbitration cannot be changed ऐसा नहीं होता। एंड इफ द पार्टी अपॉइंटिंग द अदर वन रिफ्यूजेस हिज प्रोसीडिंग, ऐसा भी यहाँ पे मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर, पॉइंट नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, अपॉइंट होगा इन केस ही इज नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज, इज नॉट प्रेजेंट, इज एब्सेंट, और कुछ भी अगर ऐसी चीजें हो जाती है उसकी लाइफ में जिससे वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है खुद को, तो न्यू आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं। 39, BARS, behaviorally anchored rating scale, is associated with, very easy, we had discussed in classroom, modern method of performance appraisal, है ना। modern method performance appraisal कौन कौन से होते हैं? 360 डिग्री हो गया, है ना, उसके बाद फिर BARS हो गया, और फिर वो दैट असेसमेंट सेंटर हो गया, है ना, और फिर वन मोर इज देयर बाय पीटर डकर, दैट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो दीज 4 वर मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द टर्म जॉब इवैल्यूएशन इज ऑफन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग। इट मींस जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन में हम डिसाइड करते हैं वर्थ ऑफ जॉब। व्हाई डू वी डिफाइन वर्थ ऑफ जॉब? हम लोग जॉब की वर्थ डिफाइन करते हैं कि कोई एक जॉब की जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो दूसरे जॉब से कितनी ज्यादा डिफरेंट है, और अकॉर्डिंगली हम उसका पे स्ट्रक्चर डिवाइड करते हैं। कोई जॉब अगर बहुत ज्यादा जो उसके वर्थ काफी ज्यादा हाई है, तो उसका जो सैलरी डिफरेंस जो लोवेस्ट लेवल ऑफ जॉब्स होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, है ना, लाइक दैट। तो इक्विटेबल और फेयर पे स्ट्रक्चर के लिए हम जॉब इवैल्यूएशन का यूज करते हैं, ओके। बाकी ये सारे पॉइंट्स हमारे इररिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन अलाइनिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज विद एचआर प्रैक्टिसेस आर। क्वेश्चन नंबर 41 आराम से पढ़िए, बताइए। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन अलाइनिंग बिजनेस स्ट्रेटजी विद एचआर प्रैक्टिस। बिजनेस स्ट्रेटजी को एचआर प्रैक्टिस के साथ अलाइन करना है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो होगा नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं होगा, आंसर या तो 1 या तो 3 हो सकता है ना। बिजनेस स्ट्रेटजी बिल्कुल होगा,
ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस बिल्कुल होगा, दोनों में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या करना है ना। हमारा आंसर ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज होगा। कैपेबिलिटीज किसकी कैपेबिलिटीज की बात करेंगे हम, मैन पावर कैपेबिलिटीज की बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस क्या क्या है और ऑर्गेनाइजेशन का जो मैन पावर है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी को कहीं जो भी कैपेबिलिटीज है वो मैच कर रही है कि नहीं, है ना। सपोज बिजनेस स्ट्रैटेजी अचीव करने के लिए यू विल बी नीडिंग 100 पीपल विथ एटलीस्ट 5 year एक्सपीरियंस, तो ये कैपेबिलिटी यहाँ पे है कि नहीं है। यू मे नीड टू रिक्रूट न्यू पीपल विथ रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज और यू मे नीड टू ट्रेन सब पीपल विच आर ऑलरेडी देयर। तो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज को चेक करना पड़ेगा, दैट आपने अलाइन तो कर दिया, प्लानिंग कर ली कि बिजनेस स्ट्रेटेजी को एचआर प्रैक्टिसेस के साथ अगर अलाइन करना है तो यू विल बी नीडिंग सो मेनी पीपल इन सच एंड सच डिपार्टमेंट विद सच एंड सच टैलेंट, सो दैट कैपेबिलिटीज नीड टू बी मैच्ड, करेक्ट। तो पॉइंट नंबर 1 होगा। और कैपेबिलिटी मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट इंक्लूड। ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट अगर करना है तो उसका क्या क्या अप्रोच हो सकता है ना। कई बार आपको क्या होगा कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से आंसर नहीं मिलेगा, जो भी आपने पढ़ा है उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करने से आंसर मिलेगा, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू है। अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, encouraging teamwork, employees participation in decision making related to changes, all of the above, only 2 and 3। जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस करता है ना तो एक ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ना। लोग किसी भी तरह के चेंज से डरते हैं, वो स्टेटस को में इतना ज्यादा एडजस्ट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि जो चेंज होगा वो उनको इनसिक्योर कर देता है, कहीं कहीं उनको प्रॉपर जॉब एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज ना मिले, कहीं उनको बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़े तो उसके लिए वो कंफर्टेबल ना हो। इसलिए क्या होता है कि जब भी आप चेंज को इंट्रोड्यूस करें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एचआर इंडिविजुअल्स के लिए कि वो चेंज एजेंट की काम करें और चेंज को बहुत इजी तरीके से फैसिलिटेट करवाएं। तो उसके लिए तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू चेंजेस, है ना। कोई चेंज इंट्रोड्यूस करना है तो उसमें एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करो कि भाई ये सारी चेंज इंट्रोड्यूस होंगे तो आप क्या चाहते हैं, है ना, किस तरह से चेंज को इंट्रोड्यूस किया जाए। फिर टीम वर्क को इंकरेज करना भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है इसमें, और आप शो कीजिए कि जो चेंज हो रहा है वो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के लिए ही हो रहा है ना। और टीम वर्क जितना ज्यादा, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना, तो जो चेंज हो रहा है वो पूरे एम्प्लॉइज के लिए हो रहा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रहा है, तो आपको टीम वर्क ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करना पड़ेगा कि टीम में किसी एक को चेंज पसंद नहीं आ रहा है तो बाकी सारे टीम वाले इंकरेज कर देंगे, भाई ठीक है चलो ना, थोड़ा ही चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। तो लाइक दैट ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी डन, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर चेंज इन फर्म्स कंसंट्रेशन स्ट्रेटजीज। फर्म्स कंसंट्रेशन, ये है तो मार्केटिंग का क्वेश्चन, और कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी से आपके मन में एनसॉफ का मैट्रिक्स आना चाहिए, है ना, एनसॉफ का मैट्रिक्स आना चाहिए जो कि है डाइवर्सिफिकेशन, और यहाँ पे है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट पेनिट्रेशन, है ना। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट में ये होगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू, एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट, फिर यहाँ पर हो जाएगा एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट। तो डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो फर्म्स कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजी में ये आती है, ये तीनों में फर्म कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजीज है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन। तो ओवर कॉन्फिडेंस, तो फर्म अगर कंसंट्रेट कर रही है मतलब कि वो मार्केट में पेनिट्रेट कर रही है विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, या फिर मार्केट डेवलपमेंट कर रही है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट में एंटर कर रही है, या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज कि न्यू प्रोडक्ट के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में एंट्री कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस है ना, कि ओवर कॉन्फिडेंस है कि एग्जिस्टिंग मार्केट में भी, यहाँ पे अगर मार्केट पेनिट्रेशन देखें तो एग्जिस्टिंग मार्केट में भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ बेटर मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो फोकस ऑन सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट डेवलपमेंट में हमें दिख रहा है कि नया मार्केट ले रहे हैं और नया मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हैं या पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्पटेशन और डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल यहाँ पे टेम्पटेशन दिखता है तीनों में कि हाँ चलो डाइवर्सिफाई करके देखते हैं। तो ये तीनों सेल्फ डिपेंडेंट, जब सेल्फ डिपेंडेंट होगा तभी ऐसा होता है कि फर्म ज्यादा कंसंट्रेट करने की सोचती है। तो पॉइंट नंबर 5 यहाँ एक्चुअली प्रिंट नहीं हुआ है, टाइप नहीं हुआ है, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 5, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
सर्चिंग, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, प्लानिंग, स्क्रीनिंग, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। बहुत आसान है। जब भी रिक्रूटमेंट के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप प्लान करोगे, दैट वी हैव टू प्लान एज पर एचआरपी। एचआरपी के बाद एचआरपी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगी उसमें बताया जाएगा कि कितने लोगों का रिक्रूटमेंट करना है। तो प्लानिंग तो हमारा इससे रिलेटेड ही है। उसके बाद आप स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे कि आप अगर रिक्रूटमेंट करोगे तो आप एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर पे दोगे, लिंक्डइन पे दोगे, या फिर किस तरीके से आपको रिक्रूटमेंट के स्टेप्स कैरी ऑन करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप सर्च करना स्टार्ट करोगे। तो 351 हो जाएगा। उसके बाद आप स्क्रीन जब आ जाएंगे एप्लीकेंट्स तो उनके स्क्रीन करोगे और लास्ट में इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो 35142 विल बी आवर आंसर, है ना। ठीक है, इट स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन के स्टेप्स हो गए, ये सारे स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग, ये सारा कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, रटा नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इन विच ईयर द बुक एंटाइटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज पब्लिश्ड, है ना। तो ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, कुछ भी जब इवेंट आप पढ़े तो उसका टाइमलाइन आपके अपने दिमाग में रखे कि कार्ल मार्क्स आए थे तो वो कब के कब आए थे, जब टेलर आए थे, टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था तो वो कब से कब आए थे, हेनरी फायोल का टाइम पीरियड कब है ना। तो मैरी पाकर फॉलेट लगभग कब एक्टिव थी। तो उससे क्या होता है ना कि उनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ईयर याद भी नहीं है तो यू कैन डू समवॉट कैसे, है ना। तो खैर यहाँ तो काफी क्लोज है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अराउंड 1910 बहुत ज्यादा पॉपुलर था और 1911 में ये बुक आई है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक विंसॉर टेलर। क्वेश्चन नंबर 46, डैश इज अ परफॉर्मेंस मेजर ऑफ बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। किस चीज से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों पता चलेगा, किस चीज से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों पता चलेगा। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी ये होता है कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसमें आप लीस्ट टाइम या फिर लीस्ट एफर्ट या फिर लीस्ट रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, है ना। तो मतलब आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो। एफिशिएंसी मतलब कम से कम वक्त, कम से कम टाइम में, कम से कम रिसोर्स में आप काम कर ले रहे हो। ठीक है, और इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस इज ऑल अबाउट आउटपुट, है ना, ऑल अबाउट आउटपुट, कि आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो बेस्ट होना चाहिए। हो सकता है उसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम, थोड़ा ज्यादा एफर्ट, ज्यादा रिसोर्स लगाओ, लेकिन आपका आउटपुट टॉप लेवल का है ना, दैट इज इफेक्टिवनेस, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयर प्रोडक्टिविटी, ये सब तो नहीं, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, किसी भी एम्प्लॉय का हम इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी हम मेजर कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑफ आईएलओ रिलेट्स टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। क्लास से मैंने सब करवाया है आपको, कौन सा कन्वेंशन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है ना, सब बताया गया क्लास में। जो हमारे आईएलओ के प्रोटोकॉल्स है, कन्वेंशन है, कोर कन्वेंशन, तो इसमें कन्वेंशन नंबर 87 है जो कि इंडिया ने रेटिफाई किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है। 87 और 98 मैंने आपको याद करवाया था, आगे पीछे है नंबर्स, है ना। तो 87 98 क्या है, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला इसमें है, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन हमारे 87 है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन 87 और कलेक्टिव बार्गेनिंग 98, ये मैंने आपको इस तरह से क्लास में बताया था। इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है ना। ये तीनों याद आ रहा है कौन कौन से कन्वेंशन है, इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, चाइल्ड लेबर, ये दोनों चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है ना। फोर्स लेबर कन्वेंशन, एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। कन्वेंशन नंबर जो 8 कोर कन्वेंशन है एटलीस्ट उनके याद होने चाहिए। अब तो ज्यादा हो गए, अब तो 10 हो गए, सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कन्वेंशन नंबर 87 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्यूट इन इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ। डिस्प्यूट जो भी इंडस्ट्रीज में होते हैं मेजॉरिटी वो किससे रिलेटेड होते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप क्या कहोगे, वेजेस, सैलरीज, बेनिफिट्स, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। बहुत ही क्लोज आंसर है इसका, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग रिस्पॉन्स आ सकता है इसमें। तो जितना भी मेजॉरिटी है, जो भी डिस्प्यूट होता है ना, वो वर्कर लेवल पे होता है और वर्कर को मेनली वेजेस से दिक्कत होती है ना। ये सैलरीज हमारा एम्प्लॉयज या एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ जाता है, वर्कर्स को तो वेजेस ही मिलते हैं और वहां पे ही मेन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बेनिफिट से भी लोग कॉम्प्लाई कर जाते हैं, बट वेजेस जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, वेजेस पे लोग बहुत ज्यादा डिस्प्यूट करते हैं, आवाज उठाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आंसर हो जाएगा। मेजॉरिटी की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। 49, Equal Remuneration Act was mainly enacted to check. Equal Remuneration Act. चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन नहीं, मेन विमेन एक्सप्लॉयटेशन, है ना। देखिए, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में मुझे याद आ रहा है सेक्शन 6 में है एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी का काम क्या है, एडवाइजरी कमेटी का काम ये है कि चेक करना कि विमेन को
इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही कि नहीं, विमेन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है कि नहीं, ताकि वो भी जुडिशियसली अपने नॉलेज, अपने स्किल्स को और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सके। मेन तो कर ही रहे, वुमेन भी करे। तो इनफैक्ट ये मेनली इनैक्ट हुआ था टू चेक विमेन एक्सप्लॉयटेशन, कि विमेन को इक्वल वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं, विमेन को इक्वली कंसिडर किया जा रहा है कि नहीं जब प्रमोशन या रिक्रूटमेंट की बात होती है, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने के लिए। तो पॉइंट नंबर 3, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन पे बिल्कुल क्लिक मत करना, मैंने कई बार आपको क्लास में जॉब एनालिसिस क्या होता है उन दोनों का डिफरेंस समझाया है। जॉब एनालिसिस इज कलेक्टिंग, जॉब एनालिसिस इज प्रोसेस, जॉब एनालिसिस इज कि ये कुछ उसके दौरान कुछ हो रहा है। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, डिटरमाइनिंग, कलेक्टिंग दी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जॉब की पूरी एनाटॉमी, जॉब में कौन कौन किसी पर्टिकुलर जॉब में, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब में क्या क्या टास्क है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या काम करना पड़ता है, और जो पर्सन इस काम को करेगा उसके पास क्या क्या स्किल सेट, क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए, है ना। इन सबको पूरा इकट्ठा करने का काम जॉब एनालिसिस है। जॉब डिजाइन इज द लास्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप ऑफ जॉब एनालिसिस, जिसमें ये जो आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, तो आप अगर सैकड़ों जॉब की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो तो सबको थोड़ा अरेंज करना, डिवाइड करना, तो इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करने का काम जॉब डिजाइन का है। ठीक है, यस। व्हाट डज द सोशियो इकोनॉमिक व्यू ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉक अबाउट? सोशियो इकोनॉमिक व्यू ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, social responsibility goes beyond marketing profit, correct? CSR activities, they go beyond marketing profit to include protecting and improving society's welfare, encourage business no, financial return no। अब इसको बिजनेस रिटर्न के लिए नहीं किया जाता, फाइनेंशियल रिटर्न के लिए नहीं किया जाता। कोई भी कंपनी ओ करती है सोसाइटी को, कोई भी कंपनी ओ करती है सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री को, कि वो उसे प्रोटेक्ट करे, इंप्रूव करे, इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जाती है। ऑक्टोपस इज द कॉन्सेप्ट फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट वाज डेवलप्ड बाय उदय पारिक। ये कल्चर है, ऑक्टोपस कल्चर, है ना, बाय उदय पारिक, ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 53, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री इज एग्जांपल ऑफ। स्टैंडिंग प्लान और वन टाइम प्लान को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। स्टैंडिंग प्लान में पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्ट्रैटेजी सारा इनफैक्ट स्टैंडिंग प्लान ही है। और नो स्मोकिंग, स्टैंड इन अ क्यू, नो स्मोकिंग, और फिर इस तरह की जो चीजें होती है वो किसमें है, रूल में आती है ना। हर कंपनी का रूल होता है। पॉलिसीज गाइड टू डिसीजन मेकिंग, प्रोसीजर की किसी भी काम का प्रोसीजर क्या है, जैसे कि रिक्रूटमेंट क्या आपका प्रोसीजर आपकी कंपनी में क्या है, क्या आप न्यूज़पेपर में रिक्रूटमेंट दोगे या फिर लिंक्डइन में या फिर कहीं और किस तरीके से। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि व्हाट स्ट्रैटेजी और प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो ये सारा हमारा स्टैंडिंग, तो this will be rule will be our answer. Question number 54, effective communication helps the manager in carrying out which of the basic function? communication, effective communication में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर, सेंडर जो भी अपनी बातें कहना चाहता है वो 100% वो अपनी बातें कम्युनिकेट करता है उसी तरीके से, और 100% रिसीवर रिसीव भी करता है, और रिसीवर का प्रॉपर इंटेंडेड फीडबैक भी मिलता है ना। तो कहीं कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं है, और कम्युनिकेशन इज अंडरस्टूड इन अ प्रॉपर वे, रिप्लाई भी सही तरीके से मिल रहा है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन कौन से बेसिक फंक्शन में काम होता है? इनफैक्ट लीडिंग, कंट्रोलिंग ना, इन दोनों में कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा लीडर बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, है ना, ताकि वो जिसको इनकरेज करे, उसके विजन को चेंज कर सके और किसी भी काम के लिए गाइड कर सके। कंट्रोल करने के लिए आपको डेविएशंस बताने हैं कि स्टैंडर्ड में कहाँ डेविएशन मीट नहीं हुए और किस तरीके से उस डेविएशन को मिनिमाइज किया जा सकता है, इसमें भी आपको कम्युनिकेट करना है। पावर जिन लोगों के पास पावर होती है उनके पास को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता कि बहुत अच्छा कम्युनिकेट करें, है ना। जो लोग जिनके पास पावर होती है वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, वो ऑर्डर्स देते हैं। तो ऑर्डर्स कैन बी ऑर्डर्स में आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत या इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती, है ना। एक सिंपल लाइन से भी आप ऑर्डर दे सकते हो। तो पावर इज नॉट बहुत ज्यादा रिलेटेड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉट एट ऑल रिलेटेड। ये दोनों जरूरी है, इन दोनों के लिए आपको अच्छा कम्युनिकेट करना जरूरी है, बिकॉज यू नीड टू लिंक योर सेल्फ टू योर सबॉर्डिनेट। लेकिन पावर में आपको सबॉर्डिनेट से लिंक होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये दोनों, इसलिए 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 3 नहीं होगा। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रेशर इज सेड टू बी अ कॉस्टली अफेयर? कौन सा रिक्रूटमेंट कॉस्टली होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? एज एन एचआर मैनेजर आपको क्या लगता है कौन सा रिक्रूटमेंट कॉस्टली होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल?
ऑब्वियसली एक्सटर्नल, है ना, ऑब्वियसली एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, है ना। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट कॉस्टली के साथ साथ ये लेस कॉस्टली तो होता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा फेवरेबल भी होता है कंपनी के लिए। रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, इनफैक्ट जोमेटो के दीपेंद्र गोयल जी का, जो जोमेटो के फाउंडर है, वो कह रहे थे कि अगर किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए वो हायर करते हैं तो मान लीजिए 3 मंथ्स उनको एक ढूंढने में लग जाएगा, फिर 3 मंथ्स उनको ट्रेन, फिर 6 मंथ्स के बाद वो पर्सन जिसको आपने हायर किया है वो एक्चुअली जैसा आपने इंटेंड किया था वैसा ही वो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये चेक करने में 1 ईयर लग जाएगा, तो 1.5 ईयर उसे परखने में, चेक करने में, परखने में लग रहा है। और इंटरनल रिक्रूटमेंट से अगर वो किसी पर्सन को इंटरनली अगर उस पोजीशन पे भेज देते हैं, तो जिसे हम सक्सेशन भी कहते हैं, तो भेज देते हैं, तो क्या होता है, तो एटलीस्ट ये जो 3 मंथ्स ये टाइम तो नहीं लगेगा, और यहाँ पे जो 1 ईयर पता चल रहा है कि वो कर पाएगा नहीं, कि इसको भी हम लोग काफी आइडिया लगा सकते हैं। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट हमारे एफर्ट में भी बहुत कमी लाता है और कॉस्टली तो नहीं होता, है ना। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बहुत कॉस्टली होता है, एफर्ट भी ज्यादा लगता है, पता चलने में भी टाइम लगता है ना। एक इसमें ये भी इसमें रहता है कि वो एम्प्लॉय की प्रोपेंसिटी हो सकती है कि वो उसे कि वो छोड़कर भी चला जाए, है ना, वो सक्सेसफुली मेटामॉर्फोसिस ना हो, सक्सेसफुली आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेटल भी ना हो सके, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में, जो कि इंटरनल रिक्रूटमेंट में नहीं होती है। तो दैट इज वाई आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीक्यूएम टेक्निक? कौन सा इसमें टीक्यूएम का टेक्निक नहीं है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का टेक्निक नहीं है। 6 सिग्मा, जीरो डिफेक्ट, क्वालिटी सर्कल, कोर कॉम्पिटेंसी, ऑब्वियसली गिवन बाय सीके प्रहलाद। सीके प्रहलाद जी ने कोर कॉम्पिटेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये तीनों टीक्यूएम के कॉन्सेप्ट है। कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके लिए कोई कंपनी का प्रोडक्ट स्टैंड करता है, कॉम्पिटिटर से अलग हो जाता है, वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी होती है। विच अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, है ना, ये हमारे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। आर के दास जी ने प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन को के बारे में बताया था, मैंने सोशल इक्विटी, सोशल जस्टिस, नेशनल यूनिटी एंड इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, ये 4 प्रिंसिपल्स है लेबर लेजिस्लेशन के। स्मार्ट गोल्स का क्या हम लोग एप्लीकेशन कहाँ देखते हैं? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में हमें सारे जो गोल्स हम एलोकेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो सारे स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट में आ जाता है हमारे स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, है ना। तो हाँ, सिंपल, क्विकली दिख गया आंसर हमें, है ना। पॉइंट नंबर 2। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कि ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी हेल्पफुल हो। अब अगर कोई मुझसे अगर कोई आपसे आर्ग्यू करेगा कि जो पटाखों का बिजनेस है वो हमें काफी ज्यादा एक्सपैंड करना चाहिए, उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है ना। जो हमारे जो फायर क्रैकर्स होते हैं ना, फायर क्रैकर्स का बिजनेस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो वी नीड टू एक्सपैंड इट, बट दैट विल बी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि हम उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। प्रॉफिट मिलेगा, बट क्या वो सस्टेनेबल होगा? क्या वो सस्टेनेबल होगा? सस्टेनेबल नहीं होगा, बिकॉज फायर क्रैकर्स की आप इंडस्ट्री खोल रहे हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल रहे हो, तो यू आर जस्ट लुकिंग फ्रॉम द प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर नॉट लुकिंग फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो सस्टेनेबिलिटी में आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आपको इंडस्ट्री है वो फ्यूचर जनरेशन पे हर्डल नहीं बन रही, प्रॉब्लम नहीं कर रही। तो इट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट हर्टिंग द फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी, विल बी सस्टेनेबल। फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग विच इज नॉट एप्लीकेबल। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है ना, 2 पार्टीज है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होता है ना, बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। इसमें एक कलेक्टिव प्रोसेस होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कि अगर एम्प्लॉयर ने अपनी कोई बात मान रखी, एम्प्लॉय ने नहीं माना, तो ये एम्प्लॉय भी अपनी बात रखता है। एक गिव एंड टेक अप्रोच होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लूइडिटी होती है, कि ये नहीं तो चलो ये कर लेते हैं, ये नहीं तो ये चल जाते हैं, विन विन कर लेते हैं, विल लॉस कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कर लेते हैं, कंजक्टिव कर लेते हैं। तो दोनों पार्टी आपस में मिलकर आमने सामने बात करती है। बाइपर्टाइट प्रोसेस होता है, तो नॉट अ बाइपर्टाइट लिखा हुआ है तो गलत है, 2 पार्टी है तो बाइपर्टाइट है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन तो है नहीं। इंटरडिसिप्लिनरी है, फ्लेक्सिबल है, कलेक्टिव है, स्मूथ है, फ्लूइडिटी होती है, इसमें आराम से बैठकर बात करते हैं जब तक कि कोई कॉमन कंसेंसस पे ना पहुंचे, है ना। फिर लास्ट में रेटिफिकेशन होता है जिसमें दोनों पार्टी साइन करती। सो पॉइंट नंबर 3 विल बी आवर आंसर, राइट। Yes, so that is all about IBPS SOHR क्वेश्चन पेपर 2019। आई होप ये जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया आपके लिए, उससे
आपको काफी इंसाइट्स, काफी इन्फॉर्मेशन, काफी आइडिया मिला होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनता है और आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से आपको सिलेबस के सारे टॉपिक टच अपॉन करने हैं और बेसिक्स बहुत अच्छे से समझना है। और अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कुछ कुछ फैक्चुअल डिटेल्स भी आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म्स भी पता होने चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि बुक्स किस ईयर में लिखा गया था, ये भी पूछा गया था। तो यू विल हैव टू गो टू दैट इन डेप्थ ऑल्सो वेल, राइट? सो जस्ट बेसिक्स के साथ साथ आपको कुछ फैक्ट्स भी याद रखने की जरूरत है। सो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। थैंक यू। Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.